RCI यानी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की पहले टेली कॉन्फ्रेंस में आप सबके स्वागत है। वेलकम टू द फर्स्ट लाइव टेली कॉन्फ्रेंस ऑफ द RCI स्टूडियो चैनल इज़ नाउ कॉल्ड न्यू हाइट्स, हिंदी में नव शिखर। This name has been given to us by the Honorable Minister of Social Justice and Empowerment, Mrs. Meera Kumar, when she inaugurated the program on the 5th of October. हमारी कोशिश ये है कि ये टेलीकॉन्फ्रेंस के थ्रू आपके जो ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, जो पेपर्स हैं, यूनिट्स, सब यूनिट्स, एक एक को लेके हम हर डिसेबिलिटी में, वो विजुअल हो, हियरिंग हो, MR हो, सब में हम थोड़ी थोड़ी सी जानकारी आपको देंगे। सारे देश के जितने सबसे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, हम उन्हें यहाँ बुलाएंगे और उनसे आपको लेक्चर्स, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तो ये बहुत ही बेहतर, बहुत सुंदर मौका है कि आप देश के सारे एक्सपर्ट से खुद इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट ट्रेनीज़ के लिए है, ये टीचर्स के लिए है, प्रोफेशनल्स के लिए है, पेरेंट्स के लिए है और सबसे बड़ी बात डिसेबल्ड लोगों की फ़ायदा के लिए है। तो आज से जो हम शुरू कर रहे हैं, 3 हम करेंगे हमारे लेजिस्लेशन के ऊपर में, यानी कि आज होगा RCI या रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के ऊपर, कल होगा पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट के ऊपर, जहाँ पे हमारे चीफ कमिश्नर ऑफ डिसेबिलिटीज़ डॉक्टर मनोज कुमार जी खुद आएंगे, और परसों दिन होगा नेशनल ट्रस्ट एक्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी। उनके जो अभी करंट चेयरपर्सन है श्रीमती पूनम नटराजन जी, वो खुद आएंगी। तो ये 3 एक्ट के बारे में हम आपको साथ जानकारी शेयर करेंगे। तो कोशिश तो ये है कि जिस कोर्सेज में, जैसे कि DSc VI, DSc HI, DSc MR, इनके जो सेमेस्टर पैटर्न हम इस साल से फॉलो कर रहे हैं, जो कि दिसंबर में फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो जाएंगे, तो इनके अंडर में जो जो सब्जेक्ट्स पेपर्स है वो हम दिसंबर में के पहले ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और फिर जनवरी टू अप्रैल जो सेकंड सेमेस्टर की पेपर्स है उसके सब्जेक्ट्स को हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। संभव तो ये नहीं है कि हर पेपर की, हर यूनिट की, हर सब यूनिट की जानकारी हम आपको दें, क्योंकि हमें इस साल 2-3 महीना देर हो गया शुरू करने में, मगर जहाँ तक संभव है हम कोशिश करेंगे कि आपके सिलेबस में मोटे मोटे जो इम्पोर्टेंट पेपर्स है दैट वी विल ट्राई एंड कंप्लीट। From next year we will be even more organized so that the day you start your course we will start our teleconferencing. एक बात और है कि जहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स में पूरी जानकारी नहीं मिली तो आप हमें फ़ोन करें या फैक्स भेजिए या ईमेल भेजिए कि इसके बारे में हमें और कुछ जानना है, स्पेसिफिकली 1 2 3 4 करके आप हमें सवाल कर सकते हैं। और ये तो आप जानते हैं कि ये जो चैनल है ये एक तरफ वीडियो है मगर 2 तरफ ऑडियो है, तो आपको मौका मिलेगा कि सारे देश के जितने सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ आपकी मुलाकात होगी इस सैटेलाइट के थ्रू से, और आप उन्हें प्रश्न कर सकते हैं और प्रश्न के सही सही जवाब मिल सकता। और हम हर प्रोग्राम को रिपीट टेलीकास्ट करेंगे ताकि आपको 2 बार मौका मिले कि उसी टेलीकास्ट को आप देखते रहें। तो कोशिश तो ये है कि आपकी ट्रेनिंग कोर्सेज को हम और मज़ेदार बनाएं और इंटरेस्टिंग बनाएं थ्रू दिस लाइव सैटेलाइट टेलीकॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी ऑफ द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। मेरा नाम है अलोका गुहा, मैं यहाँ की एडवाइज़र हूँ और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस भी हूँ। तो एग्जामिनेशंस के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। इस वक्त मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन करूँगी, वैसे बहुत छोटा भी नहीं है, प्रेजेंटेशन करूँगी अबाउट द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। उसके बारे में हमारे रिहैबिलिटेशन काउंसिल में जो 2 बहुत पुराने, बहुत एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स हैं, एक है डॉक्टर सुबोध कुमार जी, ही इज़ द डेप्यूटी डायरेक्टर एकेडमिक्स, एंड डॉक्टर SK मिश्रा, ही इज़ असिस्टेंट डायरेक्टर, एंड दोनों विल आंसर योर क्वेश्चंस। तो आइए वी विल स्टार्ट द प्रेजेंटेशन ऑन द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट।
The first slide, as you can see, is about initiatives that were taken RCI होने के पहले. RCI तो 1992 में became an act, उसके पहले 1986 से सोसाइटी था. उसके पहले फील्ड में हमारे डिसेबिलिटी सेक्टर में बहुत सारे लूजनेस था, बहुत स्ट्रक्चर बहुत नहीं था. अच्छे अच्छे लोग काम करते थे मगर थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन की कमी थी. ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत कम थे. ट्रेंड मैन पावर, ये तो मैन पावर लिखा है, वी शुड बी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं थे. इसके लिए सेक्टर को हम थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज्ड समझते थे. फिर 1986 में इस गज़ेट ऑफ इंडिया में RCI की एस्टैब्लिशमेंट की सूचना दी गई. स्टार्टेड फंक्शनिंग फॉर दीज पर्टिकुलर पर्पसेस कि ट्रेनिंग पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को रेगुलेट करें. सेकेंडली, स्टैंडर्डाइज एंड डेवलप न्यू ट्रेनिंग कोर्सेज. thirdly, recognize institutions and courses. तो आप जो इंस्टीट्यूट में अब पढ़ रहे हैं वो RCI से रिकग्नाइज्ड है, इसीलिए आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं. Fourthly, to maintain an Indian rehabilitation register. इसके बारे में मैं बहुत बात करूँगी बाद में कि आप लोग जितने लोग इस कोर्सेज करते हैं, कर रहे हैं, आपको इसके रजिस्ट्रेशन की ज़रूरी है. जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में हर डॉक्टर को रजिस्टर करना पड़ता है, एक नंबर मिलता, उसी के ज़रिए वो प्रैक्टिस करते हैं. सिमिलरली RCI में क्लॉज सेक्शन 13 में है लिखा हुआ कि जो बंदे रिहैबिलिटेशन प्रैक्टिस करते हैं उसको एक नंबर मिलना चाहिए फॉर बीइंग अलाउड टू प्रैक्टिस. तो वो हमारे RCI से आपको नंबर मिलेगा. यू हैव टू अप्लाई after you finish the training course from a recognized institution. वो नंबर आपको 7 साल के लिए मिलेगा, फिर दोबारा आपको अप्लाई करना पड़ेगा. इसके बारे में हम बाद में भी बात करेंगे. एंड द फाइनल ऑब्जेक्टिव इज़ टू कलेक्ट एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन. इसलिए हमारा डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा है. तो शुरू में सिर्फ 2 कमरे थे, 5 स्टाफ थे, सिर्फ 7 कैटेगरीज ऑफ प्रोफेशनल्स थे. एक्सपर्ट कमेटी थे 4 डिसेबिलिटी में, लोकोमोटर, हियरिंग, विजुअल एंड मेंटल. ये देखिए, पार्लियामेंट ने फिर सोचा कि देखो रेगुलेशन करना है तो सिर्फ सोसाइटी बनने से नहीं होगा, इसको एक एक्ट, एक लेजिस्लेशन, एक लॉ बनाने हैं. सो फ्रॉम द 1st of September 1992, the President gave his assent to the Rehabilitation Council of India Act, and the act was enforced from 1993 22nd of June. उस वक्त RCI को statutory power मिला to enforce uniform standards and regulation of all training policies and programs in the field of rehabilitation. उसके पहले हमारे statutory powers नहीं थे. हम बोलते थे, लोग कुछ सुनते थे, कुछ नहीं सुनते थे. तो जब ये statutory powers मिल गया RCI को, तो enforcement became more easy. मगर लोग को पसंद नहीं आया. कोई भी रेगुलेशन नए जब शुरू होते हैं, nobody likes regulation, and so it was with the RCI Act. There was a lot of opinion against the act, saying कि they are crippling the handicapped and they are putting us under threat. तो पेपर्स में ये वो निकले वगैरह. There was a lot of anti-RCIism. लोग नाराज़ हो गए कि क्यों हम इतने साल से काम कर रहे हैं, आप कौन हैं, आप आके हमें थ्रेटन कर रहे हैं, आप हमें स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं. मगर वो भी चेंज हुआ और आखिर में RCI की अपने बिल्डिंग बने. ये आप देख रहे हैं B22 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया दिल्ली में हमारे अपनी बिल्डिंग बन गए. बिल्डिंग के अलावा मैं बताऊं कि रोल ऑफ RCI क्या है. जैसे मैंने शुरू में कहा था, सोसाइटी का भी ऑब्जेक्टिव जो था मोर और लेस उसके ऊपर थोड़ा और स्ट्रेंथन. सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट meant that development and standardization of training courses in disability. तो जितने सारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इस फील्ड में, डिसेबिलिटी सेक्टर में, और जब मैं डिसेबिलिटी कहती हूँ तो ये आपको जानना चाहिए कि कुछ disabilities है that are mandated in India, recognized as a legal status, उनके ऊपर
जितने सारे ट्रेनिंग कोर्सेज बनने हैं वो सब RCI की रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए. RCI develops the courses, then offers it to people for running the courses. So development and standardization of training courses. Number 2, recognition, monitoring and regulation of training institutes. अगर कोई इंस्टीट्यूट हमारे नॉर्म्स के अगेंस्ट काम करते हैं या नॉर्म्स फॉलो नहीं करते हैं तो RCI के पावर है उसे डी रिकग्नाइज कर देना, रिकग्निशन को विथड्रॉ करके उन्हें रिकग्निशन ना दें. अगर वो रिकग्निशन नहीं मिला उस इंस्टीट्यूट को तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा. देन द थर्ड, एज आई सेड, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेन्ड पर्सनल एंड प्रोफेशनल्स. सो हमारे दो कैटेगरीज हैं. एक है प्रोफेशनल्स जो कि ग्रेजुएट प्लस अबव की कैटेगरी में प्रोफेशनल्स होते हैं, B.Ed डिग्री वगैरह, और जो डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट लेवल उन्हें पर्सनल की रजिस्ट्रेशन कैटेगरी दिया जाता है. ये देखिए हमारी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट. हमारे ऊपर में है चेयरमैन. he or she is a leading person in RCI, followed by member secretary, followed by 3 different main areas. एक साइड है policy and planning, फिर है administration and accounts, institutional developments. यहाँ पे 3 deputy directors हैं और उसके एक एक काम है उसका नीचे लिखा हुआ है. एकेडमिक्स में है रिकग्निशन ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, रिव्यू ऑफ गाइडलाइंस फॉर इंस्पेक्शंस. आप सब जानते हैं कि हम इंस्पेक्टर्स भेजते हैं. पहले हम उन्हें दूसरे नाम से बोलते थे, आजकल हम उनके रोल में हम उनको फैसिलिटेटर के रोल दिए हैं. तो वो जाते हैं इंस्पेक्शन में, कभी बता के जाते हैं, कभी सरप्राइज इंस्पेक्शंस में जाते हैं. मगर इंस्पेक्शंस 2-3 किस्म के होते हैं कि एक जो प्री रिकग्निशन का इंस्पेक्शन होता है, 2-3 बंदे को हम भेजते हैं कि जाके आप देखो यहाँ पे नॉर्म्स ये लोग फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं, स्टाफ क्वालिफाइड स्टाफ है क्या नहीं, कितने बच्चे हैं विद डिसेबिलिटीज़, कितने रूम्स है, क्या इनके पास ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट है, क्या इनका बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वगैरह वगैरह. तो वो प्री रिकग्निशन के इंस्पेक्शन. और फिर वाइल द कोर्स इज ऑन वी ऑल्सो डू फॉर मॉनिटरिंग एंड फॉर रेगुलेटिंग, we make inspection visits to see if syllabus is being taught fully and appropriately by the qualified people. तो ये रही सारे हमारे एकेडमिक्स के काम. नए नए कोर्सेज हम बनाते हैं जैसे कि फील्ड की ज़रूरत हो. आजकल हम इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं, हम केयर गिवर्स कोर्सेज कर रहे हैं. तो इन अ होल स्पेक्ट्रम फ्रॉम केयर गिवर्स who are 10th standard educated to MPhil level, सारे different levels of courses RCI चलाती है. और फिर हम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे हर संस्था में होती है, अकाउंट्स होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट मैटर्स होते हैं, और रूल्स रेगुलेशंस वगैरह, पर्सनल मैटर्स, ये तो होता है. अकाउंट्स भी जैसे सबके हैं हमारे भी हैं. प्रोग्राम में एक चौथा यहाँ पे है लिखा, तो is very closely linked with the academic part. सिलेबस रिवाइज करते हैं जैसी जैसी फील्ड में प्रगति होती है, प्रोग्रेस होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं. सो वी कीप चेंजिंग द सिलेबस एज पर द नीड्स, द इंटरनेशनल नॉर्म्स वगैरह फॉलो करते हैं. एक और काम करते हैं हम, उसके कहते हैं कंटिन्यूइंग रिहैबिलिटेशन एजुकेशन, CREs. तो आप जब ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं उसके बाद आपको CREs अटेंड करनी है, सो दैट यू विल again get registration after 7 years. So basically हम पहले ये था 1992 में, फिर हमने अमेंड की RCI एक्ट के, उसमें हमने रिसर्च कंपोनेंट डाली ताकि इस फील्ड में रिहैबिलिटेशन, स्पेशल एजुकेशन वगैरह में हम रिसर्च अंडरटेक कर सकें. तो as I have said, this is the staff chart headed by chairman etc. उनके अपने प्राइवेट सेक्रेटरी वगैरह है. एंड दीज आर द, वी हैव 40 सैंक्शन पोस्ट एंड मैनी पीपल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस. एक बात मैं बार बार आपको समझाना चाहती हूँ कि HRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज़ इंटीग्रल टू द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज.
अगर कोई सोचता है कि हाँ हम अर्ली इंटरवेंशन सर्विस स्टार्ट कर देते हैं, स्पेशल एजुकेशन करते हैं, स्पीच थेरेपी करते हैं, मगर उनके लिए क्वालिफाइड स्टाफ की ज़रूरत नहीं है, तो ये गलत है। जितना ही अच्छा क्वालिफाइड स्टाफ है आपकी, उतना ही अच्छा, उतना ही बेहतर आपकी सर्विसेज होंगी, और जितना बेहतर आपके सर्विसेज होंगे उतना ही आपके जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनकी प्रोग्रेस होगी, उनकी डेवलपमेंट होगी. सो HRD is the most crucial factor in the lives of disabled people ultimately, because their development will depend on the quality of the service provider or the caregiver. So quality of rehabilitation services में हम इस तरह की courses आप जैसे देखते हैं, मास्टर्स लेवल में हमारे 20 मास्टर्स एंड PG लेवल में 20 कोर्सेज हैं, बैचलर्स लेवल में 12, डिप्लोमा में 19, सर्टिफिकेट कोर्सेज में 5, 56 different types of courses we are running from caregivers level to masters and MPhil level. किस किस तरह की प्रोफेशनल्स हम रिकग्नाइज करते हैं? Some of them are audiologists and speech pathologists, clinical psychologists, special teachers or special educators or educators in special education. इस सारे disability areas में जैसे कि हमारे visual impairment, hearing impairment, mental retardation, cerebral palsy, autism, deaf blind, इसमें हर क्षेत्र में अलग अलग हमारे courses हैं, और एक course है जिसमें से at the grassroots level जहाँ पे हम mental illness के मॉड्यूल देते हैं 2.5 months की, spinal injuries के मॉड्यूल देते हैं 2.5 months की, कुछ है learning disabilities के ऊपर. So एक combined कोर्स भी है जो 2.5 महीने की 4 मॉड्यूल्स में से 1 साल का एक सर्टिफिकेट कोर्स है. फिर रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट भी हम चलाते हैं, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी स्पेशलिस्ट, CBR कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स एंड प्रोस्थेटिस्ट्स एंड ऑर्थोटिस्ट्स. यहाँ पे आप इस चार्ट में देखेंगे कि एक डिसेबल्ड इंसान को जन्म से लेकर फुल लाइफ स्पैन तक व्हाट आर द सर्विसेज दैट ही और शी रिक्वायर्स. और ये रहे ऊपर में जो डार्क जो ब्लू में है, these are the services that are available in the field, and what you see in the green balloons are the training courses that RCI has developed to suit each service. तो इसे आप अप्रिशिएट करें कि जितने टाइप ऑफ सर्विसेज हो सकते हैं, होना चाहिए, हर एक के लिए RCI has responded, has developed courses so that the needs of all types of professionals are met. जैसे कि मेडिकल इंटरवेंशन के लिए हमने डॉक्टर्स ट्रेनिंग कर चुके हैं, अबाउट 18-20,000 डॉक्टर्स हैव बीन ट्रेन्ड इन अर्ली डिटेक्शन, अर्ली इंटरवेंशन वगैरह. स्पेसिफिकली इन अर्ली इंटरवेंशन एक डिप्लोमा हम देते हैं, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, वो MR के लिए भी है, हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए भी है, अभी विजुअल के लिए हम तैयार कर रहे हैं. स्पेशल स्कूल में वी गिव डिप्लोमाज एंड BEd लेवल कोर्सेज इन ऑल द डिसेबिलिटीज़ covered, especially VI, HI and MR. Support services में हम audiology and speech therapists, psychologists, caregivers and prosthetists and orthotists को train करते हैं. Inclusive education में हम एक foundation, भोज यूनिवर्सिटी के जरिए से foundation course for teachers in general education training module हम करते हैं, जहाँ के maybe more than 40,000 teachers have already been trained. उसको हम आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ाएंगे. वोकेशनल ट्रेनिंग में हम इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेनिंग देते हैं, और टीचर एजुकेशन में MEd एंड MPhil लेवल तक कोर्सेज हमारी शुरू हो गई है. तो दिस रेंज इज़ अवेलेबल एज यू वांट टू मूव फ्रॉम वन लेवल टू अनदर. तो आप ये समझे कि हर डिसेबल्ड बच्चे को हैज़ अ राइट, यानी कि अधिकार टू एजुकेशन. ये कोई चैरिटी नहीं है, ये कोई वेलफेयर नहीं है, ये अधिकार की, ये राइट्स की बात है. The whole disability sector has shifted from a welfare orientation to a rights-based orientation, and that is something that at RCI we recognize, we respect, and we address that need, that education under Article 24 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, it is a right.
In our PD Act, it is a right. Hence, all general education teachers need training in inclusive education. ये UN Convention के बारे में मैं एक सेकंड बात करूँगी कि March of this year, India became a signatory on the very first day that it opened for signatures to the UN Convention, United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. और 1st of October में we were one of the first countries, बड़े बड़े countries के में हमारे देश India became the first one to ratify that, which means now all our laws will have to be amended so that people with disabilities are not discriminated against. इसके ऊपर हमने एक पूरा teleconferencing बाद में करेंगे, but this is a hugely empowering tool and all of you who are students and teachers must know in detail about the UN Convention for Persons with Disabilities. हमारे यहाँ पे कुछ major concerns हैं, वो ये कि we do not have enough trained resources to cover the needs of the whole country. यहाँ पे आप देखिए, टेक बिहार, कुछ एग्जाम्पल्स मैं दे रही हूँ. बिहार में आप सोचिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ 7.55 lakhs. तो अगर हम 1:10 रेशियो ले तो हमें वहाँ पे 75,000 टीचर्स की ज़रूरत है, मगर सिर्फ 243 are registered special educators with RCI. Look at the gap. Look at the huge gap. Let's take MP. Madhya Pradesh में 5.63 lakhs of disabled children are there. Children in the school going age. We need 56,000 teachers. We have only 416. इस तरह से हर स्टेट को मैं दे सकती हूँ, मगर that is not the purpose of this thing. But what I am trying to say is that बहुत ज़रूरी है कि हम और ट्रेनिंग सेंटर्स को इनकरेज करें और लोगों को इनकरेज करें कि इस फील्ड में वो आए, ट्रेनिंग लें और डिसेबल लोगों को ट्रेन करें. सबसे ज़्यादा हमारी ट्रेनिंग सेंटर्स है महाराष्ट्र में 34 सेंटर्स, फॉलोड बाय तमिलनाडु 30 सेंटर्स, केरला 25. ऐसे ऐसे कम होते जा रहा है. टोटली वी हैव ओवर 200, ये थोड़ा पुराना डेटा है, आई थिंक इट्स 288 सेंटर्स नाउ covering about more than 400 courses, क्योंकि कुछ सेंटर्स रन मोर देन वन कोर्स. पब्लिकेशंस हमारे काफ़ी हैं. एक RCI न्यूज़ लेटर है, स्टेटस ऑफ डिसेबिलिटी इन इंडिया 2000, मल्टीमीडियाज है, वेबसाइट है विद बॉबी सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग मैनुअल्स है फॉर IAS प्रोबेशनर्स, जर्नल ऑफ RCI है, एंड हर कोर्स के लिए कुछ मैनुअल्स है. इसके ऊपर हम और काम कर रहे हैं ताकि हर कोर्स के लिए एक मैनुअल बन जाए. तो दिस इज़ आवर प्रोग्राम्स एट द मोमेंट. सी हाउ इट हैज़ ग्रोन फ्रॉम 92-93 टू 2006-07. MPhil में उस वक्त कुछ नहीं था, आज हमारे 2 कोर्सेज हैं. मास्टर्स लेवल में भी कुछ नहीं था, आज हमारे 18 कोर्सेज हैं. डिग्री कोर्सेज उस वक्त सिर्फ 5 थे, अब है 12. डिप्लोमा सिर्फ 7 थे, आज है 19. टोटली उस वक्त सिर्फ 13 थे, आज है 56, यानी कि 300% increase in the number of courses. This is the same thing we are showing in a bar chart, and you will see how much RCI has grown in the last 15 years of functioning. Recognized institutions हर साल में बढ़ता जा रहा. तो पहले तो सिर्फ 8 थे और आज हमारे, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, 288 है. Registered professionals पहले थे सिर्फ 427 in 95-96 और आज है over 32,000 professionals. So opinion is also changing. पहले मैंने कहा था कि people were against RCI, and now you will see newsletters में, newspapers में जो बढ़ते हैं that RCI is promoting this, RCI is doing that. So opinion of the public in our disability sector has also changed and is much more now in favor of RCI. इस वक्त हम थोड़ी हमारी जो मेजर इनिशिएटिव्स हैं उसके बारे में कहूँ. हम इंस्पेक्शंस करते हैं, विजिटर्स भेजते हैं, एक्सपर्ट कमिटीज़, हर सब्जेक्ट के लिए हमारी अलग अलग एक्सपर्ट कमेटी है.
हमने नेशनल ब्रिज कोर्स किया था 97-98 में, वहाँ पे 12,000 लोग को ट्रेनिंग दी एक साथ, और आई थिंक वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया था। PHC मेडिकल डॉक्टर्स ओरिएंटेशन, इसमें 18,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स को ट्रेनिंग की। फाउंडेशन कोर्स जो टीचर्स के लिए शुरू किए 2001 से। डिस्टेंस कोर्स है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इसके बारे में मैं थोड़ी डिटेल में बाद में बताऊंगी। 9 ओपन यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारे काम है। 494 स्टडी सेंटर्स है, उसमें से हर साल 8-10 हज़ार लोग ट्रेन होते हैं जस्ट थ्रू डिस्टेंस। रेगुलर में अनदर 8-10,000, एंड वी हैव 7 जोनल कोऑर्डिनेशन कमिटीज़ जो लोकल काम संभालते हैं। हमारे एक असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन कमेटी भी है, जहाँ पे हम इंस्टीट्यूशंस को एक्रेडिटेशन देते हैं, डिफरेंट लेवल्स, आउटस्टैंडिंग, गुड, वेरी गुड, ऐसे करके। एंड टेलीकॉन्फ्रेंसिंग अभी जो हमने शुरू किया, हम मीडिया को सेंसिटाइज करते हैं, लेजिस्लेटर्स को सेंसिटाइज करते हैं, ये अलग अलग काम है। नाउ वी हैव आवर ओन डिसेबिलिटी चैनल, स्टार्टिंग अ डिसेबिलिटी पोर्टल, इसके बारे में बाद में हम जानकारी देंगे आपको, बहुत सारे वर्कशॉप्स। और फिर क्रेडिट बेस्ड सिस्टम हम 2008 से लॉन्च कर रहे हैं, इसके बारे में हम कुछ लोगों से बात किए हैं, हमने मद्रास में गए, बॉम्बे में गए वगैरह, तो दिस विल बी लॉन्चिंग फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। इसके बारे में डिटेल्स हम दूसरा एक सेंटर करेंगे। हमारे अपने एग्जामिनेशन सेल है, और वी हैव अ नेशनल प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस इन 11 states. So these are all our achievements. If you look at the second part of it, students in the distance mode, in B.Ed alone we have 8,232 students per year, PGPD 1,023, foundation course में I think it's crossed 40,000 now, and B.Ed in vernacular languages, उसमें बंगला है, गुजराती है, हिंदी है, तमिल है, कन्नड़ा है, and ये हमारे national open अलग अलग open universities के लिंकेज के साथ, नेटवर्क के साथ। ये जो मैप देख रहे हैं, ये देखिए सारे देश में कहाँ कहाँ हमारे सेंटर्स हैं। 2 किस्म के नंबर्स लिखा हुआ है, एक पीले में जो the yellow one will tell you how many centers in the city, and the green one is how many courses they are running. So this is a total of the whole country. As you can see, we have spread out everywhere, and these are the training centers in India. In various foundation course में we have 239 courses, in MR we have 136 courses, HI में 126 courses, VI में 48 courses, CP में only 13, ASD में autism spectrum disorders में सिर्फ 6, on deafblind में सिर्फ 3. So these are all the courses that are spread across the country. I've missed one slide, I'll go back to that. I seem to have missed it. It's about the outreach program. Can we have the outreach program chart, please? We don't have that. You don't have that. Okay. So the outreach division के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दो। इनका काम है national program on deafness and control, and lots of work with open universities, zonal coordination. They write the newsletter. It's a big department, and it is functioning at doing all the zonal coordination work in each region. We will share with you more details at that at a later stage, but it's a very big department. So ये रही हमारे रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, और इस वक्त आपसे हम क्वेश्चंस लेंगे, और हमारे साथ जो 2 साथी हैं रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स हैं, वो आपके सवालों का जवाब देंगे। नेशनल प्रोग्राम ऑन डेफनेस एंड कंट्रोल, and lots of work with open universities, zonal coordination. They write the newsletter. It's a big department, and it is functioning at doing all the zonal coordination work in each region. We will share with you more details at that at a later stage, but it's a very big department. So ये रही हमारे रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, और इस वक्त आपसे हम क्वेश्चंस लेंगे, और हमारे साथ जो 2 साथी हैं रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स हैं, वो आपके सवालों का जवाब देंगे।
हमारे इस साइड में बैठे हैं डॉक्टर सुबोध कुमार जी. ही इज़ द डेप्यूटी डायरेक्टर फॉर एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग, एंड आई हैव विथ मी डॉक्टर S.K. Mishra. He is the assistant director for academics. I'm sure many of you know them already. They are the pillars of RCI, and they have lots of information because they've been with RCI for many years. We will now be taking questions. So आपके जितने प्रश्न हैं आप हमें फ़ोन करके बताएं, मगर तब तक मैं पहले सुबोध कुमार जी को अनुरोध करूंगी कि वो इनके जो एक्सपीरियंस है RCI में और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है वो हमारे साथ वो शेयर करें. धन्यवाद मैडम. ये आज के इस टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम में जो प्रोग्राम अभी लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, इसके बारे में खासकर हमें, जैसा कि मैडम आलोका गुहा ने बताया है कि हम बेसिकली हम क्या करते हैं, यानी इस किस RCI में कौन सा काम और कौन सा सेक्शन देखते हैं, क्या करते हैं. जैसा कि बहुत लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं जो जानते होंगे कि रिकॉग्निशंस, ग्रांट ऑफ रिकॉग्निशन जो एक बहुत बड़ा एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है RCI की, इस चीज़ को हम डील करते हैं. और हमारे पास रिकॉग्निशन से संबंधित जितने ही प्रपोजल्स आते हैं, उन प्रपोजल को हम जो हमारे प्रिस्क्राइब नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली हम उससे प्रोसेस करते हैं. और जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस साल 31 दिसंबर 2007 तक हमने जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डिसेबिलिटी के फील्ड में काम कर रहे हैं और मैन पावर डेवलपमेंट के फील्ड में डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन से संबंधित कोर्स चलाना चाहते हैं, उनके लिए हमने प्रपोजल इनवाइट किया है. और लास्ट डेट जो प्रपोजल सबमिट करने का वो 31 दिसंबर 2007 है. और इसके बारे में वाइड पब्लिसिटी दी गई है नेशनल और रीजनल लेवल न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, और हमारे खासकर वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. वैसे इंटरेस्टेड NGOs या वैसे जो ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे कोर्स ऑलरेडी चला रहे हैं, वो भी अगर कोई नए कोर्स चलाना चाहते हैं, एडिशनल कोर्स चलाना चाहते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. और प्रपोजल की कॉपी भी हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. हम आपको ये बता दें, जो नए ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ये कोर्स चलाना चाहते हैं, उनके लिए भी अलग से फॉर्मेट दी गई हैं. लेकिन उस वेबसाइट की बात करें, जो फॉर्मेट में हमारे 3 प्रकार के प्रपोजल के लिए हमने वहाँ पर इंफॉर्मेशन अपडेट किया हुआ है. एक इंफॉर्मेशन है जो रेगुलर कोर्स चलाना चाहते हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं. एक वैसे हैं जो एडिशनल कोर्स चलाना चाहते हैं इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कोर्स, वैसे ऑर्गेनाइजेशन जो दोज हु आर ऑलरेडी रनिंग द कोर्सेज, वो भी इस पर उनके लिए सेपरेट फॉर्म है. और वैसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका एक्सटेंशन ड्यू है फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2008 एंड 9 के लिए भी हमारे पास अलग से प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है जो कि हमने उस पर दिया हुआ है, डाउनलोड कर सकते हैं. और खासकर जो ऑर्गेनाइजेशन केयर गिवर फील्ड में शॉर्ट टर्म कोर्स जो हमारे 5 मंथ्स के और 10 मंथ्स के फाउंडेशन और सर्टिफिकेट लेवल कोर्सेज हैं, वो चलाना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, उनके लिए भी हमारी वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं. और 31 दिसंबर लास्ट डेट है 2007, अलॉन्ग विद द रिकमेंडेशन फ्रॉम द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट. हम आपको एक जानकारी और अपडेट कर देना चाहते हैं, जो आज तक की जो हमारी सितंबर 2007 तक जो हमारे पास रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं वो हैं 288. और 288 मीन्स 288 ट्रेनिंग कॉलेजेस विभिन्न प्रकार के कोर्सों का संचालन कर रहे हैं. और कोर्सेज कितने प्रकार के कोर्सेज हैं, एक कोर्सेज के डिटेल के बारे में हम हमारे सहयोगी डॉक्टर S.K. मिश्रा जो बताएंगे कितने कोर्सेज हमारे स्टैंडर्डाइज किए हुए RCI के जो अभी तक किया है, और ऑपरेशनल कितने कोर्सेज हमारे 288 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाए जा रहे हैं. मिश्रा जी, और आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में कुछ शेयर करना चाहें? जरूर, प्लीज. थैंक यू मैडम. RCI ने आज तक की डेट में करीब 119 कोर्सेज को डेवलप किया है और स्टैंडर्डाइज किया है.
इसमें से कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, कुछ लॉन्ग टर्म कोर्सेज हैं, और जो 119 कोर्सेज जो डेवलप किए गए वो नीड बेस्ड कोर्सेज थे। लेकिन अभी जो ऑपरेशनल कोर्सेज की जो संख्या है वो 56 है, 56 है, और ये कोर्सेज सर्टिफिकेट लेवल पर हैं और डिप्लोमा लेवल पर है, पीजी डिप्लोमा लेवल पर है, और मास्टर्स लेवल पर है, और एमफिल लेवल पर है। इनका ब्रेकअप जो है मैडम अलोका गुहा ने अपने प्रेजेंटेशन में दे दिया है, लेकिन मैं फिर दोबारा उसको दोहरा देता हूँ कि मास्टर्स और पीजी लेवल पर 20 कोर्सेज हैं, इंक्लूडिंग पीजी डिप्लोमा कोर्सेज जी, और 2 कोर्सेज एमफिल लेवल के हैं, एंड दोज एमफिल प्रोग्राम्स आर डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल एमफिल प्रोग्राम्स। Usually the MPhil programs are of 1 year duration, which is a pre-doctoral program which leads to research degree. But in our field, in rehabilitation field, we have 2 MPhil programs, namely MPhil in rehabilitation psychology and MPhil in clinical psychology. Both the MPhil level programs are of 2 year duration. 2 years duration, 2 And साल के 2 साल के हैं, नॉर्मली 1 साल के का होते होता हैं। है। और इसमें जो एम्फेसिस है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर ज़्यादा दिया जाता है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पे ज़्यादा दिया जाता है, और क्लिनिकल ये ट्रेनिंग है। और जो मास्टर्स लेवल प्रोग्राम है वह तो दूसरे मास्टर लेवल प्रोग्राम की तरह ही 2 वर्ष के हैं, और पीजी डिप्लोमा कोर्स जो है वो 1 वर्ष का है, और उसका एंट्री क्वालिफिकेशन यूजुअली जो है बैचलर डिग्री रहता है। उसमें प्रेफरेंस दी जाती है, जिन्होंने बैचलर डिग्री रिहैबिलिटेशन फील्ड में की है उन लोगों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा बैचलर डिग्री प्रोग्राम जो है 12 अलग अलग तरह के बैचलर डिग्री प्रोग्राम हैं। इनमें से ज़्यादातर कोर्सेज जो हैं प्रोफेशनल कोर्स होने की वजह से 4 साल की अवधि के हैं, और इनका जो नॉर्मली जो एंट्री क्वालिफिकेशन है वह 10+2 रहता है, और इनमें से अधिकतर जो है उनका 10+2 विथ साइंस बैकग्राउंड है। लेकिन जैसे बीएड वगैरह जो प्रोग्राम है उनको भी हम बैचलर डिग्री पर ही स्नातक डिग्री के लेवल पर ही उसको उसी स्तर पर मानते हैं, और उसके लिए ग्रेजुएशन जो है वह एंट्री क्वालिफिकेशन है। इसके बाद जो है आते हैं डिप्लोमा लेवल प्रोग्राम। कुछ डिप्लोमा लेवल प्रोग्राम जो हैं वह 2 वर्ष की अवधि के हैं और कुछ 1 साल के हैं। लेकिन जो 1 साल के हैं उनको भी परिषद का प्रयास है कि उनको 2 साल का बना करके सबको एक ही लेवल का, एक ही उसका इक्विवेलेंस जो है वह कर दिया जाए, और जिससे कि सभी डिप्लोमा लेवल प्रोग्राम 2 साल के हैं हो जाएं। लेकिन अभी वर्तमान में सिर्फ करीब करीब 4-5 ही इस तरह के डिप्लोमा लेवल प्रोग्राम है जो कि 2 वर्ष के हैं। जैसे कि आप जानते हैं DSC HI है हियरिंग इम्पेयरमेंट की फील्ड में, डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन, डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन, डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट, ये 2-2 वर्ष के हैं। इसके अलावा डिप्लोमा इन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक जो है वह 2.5 साल का है। लेकिन दूसरी तरफ 1 साल के डिप्लोमा प्रोग्राम है, जैसे कि डिप्लोमा इन CBR, ये 1 वर्ष का है। इसी तरह डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन सेरिब्रल पाल्सी 1 वर्ष का है। डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन डेफ ब्लाइंडनेस 1 साल का है। तो लेकिन अभी हम प्रयास कर रहे हैं और वो प्रक्रिया चल रही है, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है किसी भी कोर्स को जो है उसका मान्यकरण करने का, उसको डेवलप करने का काफ़ी लंबा प्रक्रिया है। तो हम उसको धीरे धीरे 2 साल के उस पर लेके आ रहे हैं। और एंट्री क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि डिप्लोमा लेवल के लिए 10+2 है, और कुछ में साइंस का जो है उसमें विज्ञान जो है वह माना जाता है, उसका 12वीं क्लास तक उसने विज्ञान पढ़ा हो विद्यार्थी ने। तो ऐसे कुछ डिप्लोमा प्रोग्राम है जिसमें एडमिशन दिया था। कुछ के लिए यह है कि वह चाहे विज्ञान से हो, चाहे वह आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो, सभी एलिजिबल रहते हैं जी। सर्टिफिकेट जो है 1 साल का प्रोग्राम है, और इसका एंट्री क्वालिफिकेशन 10वीं क्लास है। लेकिन जैसे सर्टिफिकेट इन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक है, उसके साथ 10th क्लास के साथ ITI भी उसके लिए माना जाता है। तो ये एंट्री क्वालिफिकेशन, तो इस प्रकार से अभी वर्तमान में 56 जो है वह अलग अलग तरह के कोर्सेज अलग अलग स्तर पर चल रहे हैं। और जैसा कि सुबोध जी ने मेंशन किया है कि
करीब 300 इस तरह की संस्थाएं इन 56 तरह के अलग अलग प्रोग्रामों को चला रही हैं। इनमें से ज़्यादातर जो है यह फेस टू फेस मोड में, कन्वेंशनल मोड में चलते हैं। कुछ प्रोग्राम जो है डिस्टेंस एजुकेशन में भी हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम भी हैं। मैं सुबोध जी से ये पूछना चाहती हूँ कि what is the role of the inspector? Now you will send an inspector to do a pre-recognition inspection, Yes, ma'am. and you will also do some monitoring. So can you tell us a little bit about the role of the inspector and how, frequency of inspections, etc.? Madam, it is a very good क्वेश्चन। और नॉर्मली इस प्रकार की जो सवाल एनजीओज हैं, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, या जो कोर्स लाना चाहते हैं, इनके लिए ये मन में बार बार आती है, उनके लिए भी आती है, जो आखिर इंस्पेक्टर्स जो बेसिकली इंस्पेक्टर्स वर्ड का यूज अब हम नहीं करते हैं। नाउ एक्चुअली इंस्पेक्शन के बदले में जैसा कि हम लोग असेसमेंट वर्ड यूज करते हैं। असेसमेंट जिस तरह के टर्मिनोलॉजी को यूज किया जाता है, और इन प्लेस ऑफ इंस्पेक्टर्स वी यूज द टीम ऑफ विजिटिंग एक्सपर्ट्स। इट हैज गॉट ए डिफरेंट मीनिंग, सो दैट इसलिए हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया। जो हमारे ऑर्डर्स होते हैं हम डिप्यूट करते हैं टीम ऑफ विजिटिंग एक्सपर्ट्स। बेसिकली जो रोल डिफाइन होता है विजिटिंग एक्सपर्ट्स का, जो खासकर जब हम किसी भी प्रपोजल को प्रोसेस करते हैं, किसी भी ट्रेनिंग कोर्स वो चलाने के लिए परमिशन देने के पहले जो हमारी प्री रिक्विजिट्स फॉर्मेलिटीज होती है, उन फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करने के लिए उसमें एक फॉर्मेलिटीज है इंस्पेक्शन का, यानी कि असेसमेंट का, और टीम ऑफ विजिटिंग एक्सपर्ट्स को वहां डाला जाता है। रोल क्लियर है। जिस किसी भी कोर्स के बारे में परमिशन ग्रांट करने की बात या प्रपोजल आते हैं, विजिटर्स को उस विषय में कम से कम मास्टर ट्रेनर या उनकी अपनी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, जिसके आधार पर और डिसेबिलिटी के फील्ड में उस एरिया के में उस क्षेत्र में काम करने का प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ अनुभव होना भी चाहिए। और वैसे लोगों को एक सेकंड में आपको इंटरप्ट करूं, जी एक जी फोन प्लीज में है जी, तो कैन आई हैव द क्वेश्चन प्लीज? क्वेश्चन इज ओके, लाइन कनेक्शन कट हो गया, प्लीज। हम चर्चा जारी रखते हैं। जैसा कि हमने कहा, जो एक रोल जो होता है बहुत ही डिफाइन होता है कि विजिटिंग एक्सपर्ट्स की एक्सपर्टाइज रेस्पेक्टिव एरिया ऑफ डिसेबिलिटी में होना एक जरूरी होता है। हम यह हमेशा ध्यान रखते हैं और कोशिश करते हैं जो उस फील्ड का एक्सपर्ट्स को ही एज ए टीम ऑफ विजिटिंग एक्सपर्ट्स कम से कम 2 मेंबर को भेजा जाए, और खासकर वैसे मेंबर्स जो कि वहां पर जाते हैं किसी रेस्पेक्टिव कोर्स को चलाने के लिए उसके क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट होती हैं, लाइक इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए, कोर फैकल्टी क्या क्या चाहिए, उनके पास उनकी फाइनेंशियल बैकअप कितनी है, कोर्स की सस्टेनेबिलिटी को कैसे जज किया जा सकता है, कोर्स की रिक्वायरमेंट है उस एरिया में है कि इसकी रिक्वायरमेंट है या जरूरत है, नीड को भी देख करके इस प्रकार के इन सब मापदंडों या क्राइटेरिया के आधार पर किसी भी कोर्स का असेसमेंट किया जाता है। और बेसिकली एज ए विजिटिंग एक्सपर्ट्स हम यह उनसे यही उम्मीद करते हैं, हमारी यही अपेक्षाएं होती हैं, जो वो रिपोर्ट जो लिखें उन मापदंडों को ध्यान में रखते हुए लिखें। एक तो रोल ये होता है। डिप्यूट करने के पहले खासकर हम ये ध्यान रखते हैं जो उस स्टेट से नहीं होना चाहिए। जिस स्टेट्स में हम ये डिप्यूट करने के लिए जा रहे हैं किसी भी कोर्स के लिए, हम ध्यान रखते हैं उस स्टेट से कोई भी प्रोफेशनल नहीं हो। कभी कभी इस प्रकार की शिकायतें आती हैं जो सब्जेक्टिविटी की, हम जब बात करते हैं तो लोग यह बताते हैं जो वो हमारे कुछ सब्जेक्टिविटी नहीं हो, इनको अवॉइड करने के लिए हम दूसरे स्टेट से या नियर बाय स्टेट से हम डिप्यूट करते हैं, जिससे कि वहाँ पर सब्जेक्टिविटी इस प्रकार की शिकायतें हमें नहीं आए। डॉक्टर सुबोध कुमार जी, डॉक्टर मिश्रा जी, this our viewership is both in the southern and the northern part of India. Okay, ma'am. So some English, exactly. some Hindi, please. So actually, we basically we ensure that the training program means for which we are going to depute the team of visiting experts, they should not belong to the same state.
The reason is that there should not be any ambiguity or any subjectivity, because we are getting sometimes we also get the complaint from experts, or it may happen sometime that there may be some impact of the subjectivity of an individual visiting experts, that we always take care of such kind of thing. This is basically the role of the visiting experts. Of course, we process the report provided norms are fulfilled and the report is submitted as per the prescribed norms, and this is basically a role of the visiting experts. And each course has its own set of norms? Exactly, because actually rightly Dr. S.K. Mishra has explained about we are having the more than 108 years, you said like it is the standardized 190 standardized course of the RCI, but all of them are not operational at present, but 56 courses are operational nationwide by the 288 training colleges, and it is being imparted by them. Yes, and the norms for each and every courses are different. It is different. One very important question to Yes, both of you. Supposing, Bhopal, please come in, Bhopal. Bhopal? Haji, little louder. I think there is some Kabir? technical. आप क्यों नहीं फोन क्वेश्चन लेके हमें रिले करते हैं? जो यहाँ से कार्यक्रम चला जा रहा है डिसेबिलिटी के लिए डिप्लोमा कार्यक्रम, हाँ, उसमें सर बुक्स क्यों नहीं है? बुक्स क्यों? है अवेलेबल, लेकिन बुक्स अवेलेबल नहीं है। हाँ, तो क्वेश्चन है भोपाल से, जो आप करिकुलम चलाते, सिलेबस चलाते हैं, उनके लिए बुक्स क्यों नहीं है? एग्जैक्टली हमारे पास जितने भी कोर्स करिकुलम है, हमारे ख्याल से हमारे सहयोगी डॉक्टर एस के मिश्रा कोर्स करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने सिंस beginning he has been involved, so just I will request if you enlighten or just put your advice to our viewers. Yes. Please. In every course curriculum there is a list of reading books after each paper, where the reading material is given, the author's name, the publisher name, everything is given. But here I would like to mention that many of the books are not available in Indian market, or they are out of print. So what RCI has done is that RCI has developed some manuals for certain diploma level programs, and we are in the process of developing more and more manuals. And the manuals are also being translated initially in Hindi, and hopefully in the years to come they will be translated into regional languages also eventually. So we are trying to provide the reading material, the books, to the teacher educators, to the master trainers, as well as to the trainees. But at the higher level we feel that such manuals may not be very useful for the students, because we don't want to spoon feed the senior level students. So we want them to go to the libraries, look for the material, go through the journals, and browse the internet to get the latest information, the information which is available globally, internationally, which is the latest information. So we encourage our senior students to search for such information wherever it is available in their library, or in the libraries of other institutes, or apex institutes, or national institutes. So they will have to search for it. But here I would like to mention, and madam, you will also agree with me, Dr. Subodh will also agree with me, that there is a dearth of literature in the rehabilitation field in our country. And there are not many authors, Indian authors, who publish or bring out publications which is relevant in the Indian conditions, which are in our... हाँ, बस्ती से बताएं. हाँ जी, बताइए. Sorry to interrupt you. हाँ जी, बताएं आप. हेलो. हाँ जी, बताएं. हेलो. हाँ जी, मुझे सुनाई देता, आप बताइए. हेलो. 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 यस. हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है. मुझे
मुझे आवाज आ रही है, आप बताइए। हेलो सर, मैं बस्ती से लालचंद बोल रहा हूँ। हाँ जी। ये विकलांगता के क्षेत्र में जो है काफी दिनों से जो है कुछ लोग कार्य कर रहे हैं बिना आरटीआई रजिस्ट्रेशन के। हाँ। लेकिन आज जो है कई सालों से जो है इस क्षेत्र में बिना पंजीकरण किए जो है लोग कार्य कर रहे हैं। क्या उनके लिए जो है कुछ योजना बन रही है सर? अच्छा, सुबोध कुमार जी, क्वेश्चन है Yes, कि बिना पंजीकरण के लिए वहाँ पे एक संस्था का काम कर रही है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? दिस वाज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि नॉन कंप्लायंस के लिए हम क्या करते हैं। और दो तरह का क्वेश्चन है ये। कुछ लोग बिना रजिस्ट्रेशन के चलाते हैं, उन वहाँ पे हमारा क्या रोल है, और कुछ हम नॉर्म्स देते हैं मगर वो कंप्लाई नहीं करते हैं। मैम, बहुत अच्छा सवाल है जो उन्होंने पूछा है। हम नाम जान सकते हैं बस्ती से किसने ये सवाल किया? नाम मैंने खास करके नहीं बताया क्योंकि इट्स चलिए, वेरी स्पेसिफिक कंप्लेंट। हम आपको एक जानकारी दे देना चाहते हैं, खासकर जो वैसे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन या वैसे एनजीओज जो कि डिसेबिलिटी के फील्ड में काम कर रहे हैं और अपनी सर्विस को फॉर द बेटरमेंट ऑफ द डिसेबल्ड के लिए उनको यूज कर रहे हैं, इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस को रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, ना परमिशन की ही आवश्यकता है। काम कर सकते हैं, लेकिन देयर इज वन कंडीशन यहाँ पे रोल ऑफ आरसी कहाँ पे आता है, यानी कि वैसे इस ऑर्गेनाइजेशन में जब बच्चे के साथ जो भी पर्सनल या प्रोफेशनल काम करते हैं उनके पास रिक्विजिट और रिक्वायर्ड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का होना आवश्यक है। यही नहीं, इनके साथ में वैसे व्यक्ति जो काम करते हैं उनके पास में आरसीआई का रजिस्ट्रेशन नंबर भी मैंडेटरी है। हम आपको ये सुझाव देना चाहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे व्यक्ति जो काम कर रहे हैं, सर्विस अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं डिसेबिलिटी को, उनका रजिस्ट्रेशन तो नहीं चाहिए, लेकिन जो प्रोफेशनल्स काम कर सकते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, ये हमारा एडवाइस भी है, हमारी सलाह भी है, आप जरूर अपने वैसे व्यक्ति को इनकरेज करें, मोटिवेट करें और डायरेक्शन दें जो आरसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर लें, जिससे कि ये इंश्योर करे जो क्वालिटी सर्विस डिसेबल्ड बच्चों को उस क्वालिफाइड प्रोफेशनल के द्वारा दी जाती है। एक सवाल, एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि रजिस्ट्रेशन के बारे में सुबोध जी के पास बहुत सारे विजिटर्स आते हैं और कभी भी चले आते हैं, तो हमारी रजिस्ट्रेशन इंक्वायरीज टाइम इज़ बिटवीन 3 and 4 एवरी आफ्टरनून। तो आप फ़ोन करना चाहते तो उसी वक्त फ़ोन करें, यहाँ आना चाहते बस उसी वक्त में आए। बिल्कुल सही कहा मैम। चूंकि होता क्या है, इस प्रकार की बातें ये रिसेंटली जैसा कि डिसीजन लिया गया है, पहले इस प्रकार की बातें नहीं होती थी। हम कंप्लीट एनी वर्किंग डे फ्रॉम 9 to 5:30 हम विजिटर से बात करते थे, लेकिन जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा वर्क प्रेशर जो हमारे ट्रेनिंग कॉलेज 288 हो गए हैं, हमारे 10 प्रोफेशनल्स अभी 34,000 इनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, तो नंबर ऑफ मैन पावर क्वारीज धीरे धीरे खासकर इन लोगों के सहयोग से ही हमारे स्ट्रेंथ बढ़ रही है और हमें बहुत खुशी है। लेकिन थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हमने किया है, जो हम नहीं चाहते हैं किसी को भी मतलब कि नाराज करना या उनके सवाल का जवाब नहीं देना। हम चाहते हैं सभी को उनके रिस्पांस मिले, और एक जो टेलीफोन का जो टाइमिंग जो रखा गया है 3 to 4 o'clock जो एक टाइम है, हम रिक्वेस्ट करते हैं आप व्यूअर से और हमारे जो कलीग हैं जो काम कर रहे हैं डिसेबिलिटी के फील्ड में, कोई अपना सवाल हो, अपनी क्वेरी हो रजिस्ट्रेशन से, रिकॉग्निशन से और ट्रेनिंग कॉलेज से संबंधित, आरसीआई से संबंधित कोई क्वेरीज हो, आपको लगता है मुझसे बात करनी है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। यू मे प्लीज कॉल बिटवीन 3 to 4 एवरी डे विदाउट फेल। थैंक यू। नॉन कंप्लायंस की मेरी दूसरी जो क्वेश्चन आई हैड, दैट सपोजिंग ड्यूरिंग अ कोर्स बीइंग रन, you have sent someone for an inspection, surprise inspection, monitoring inspection, or as you say, team of experts. If they find that norms are not being followed, what do you do? What can you share with us some examples of what action has been taken? Ma'am, there are two parameters. Or we can say two steps we are taking. Number one, the first is that actually we grant permission on the basis of the report. Means initially we depute the team of visiting experts. उनके बाद what we do, we issue the permission order provided norms are met or fulfilled by the respective training colleges. Number of once permission is granted,
of course they are supposed to start, or they start the training courses. In between, ma'am, the second issue is the most important issue, that the monitoring of the training institutions. गोरखपुर से फोन दीजिए. Sorry, doctor. जी सर, गोरखपुर. सॉरी जी मैम. मैडम ये प्रश्न आ रहा है जो है थोड़ा जोर से बोलिए. विकलांग बच्चों के साथ काम करने के लिए हाँ ये आरटीआई का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। हाँ लेकिन आज शिक्षा अभियान में बहुत बड़े पैमाने पर लोग बिना आरटीआई रजिस्ट्रेशन के ऐसे बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। हाँ। तो आपका इसके लिए निर्देश क्या है? हाँ और दूसरा क्वेश्चन साथ मैडम हाँ कि विकलांगता के क्षेत्र में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से आप एमएड कोर्स का शुभारंभ कब करने जा रहे हैं? हाँ. Two questions. One was that professionals practicing without registration, what is our advice? Number two, distance education we are going to do, we're going to do an MEd in distance mode. Is that advisable? गोरखपुर से पहले क्वेश्चन आप आंसर करें, सेकंड क्वेश्चन डॉक्टर मिश्रा जी. जी. जैसा कि आपने बताया, ये जो सवाल हमारे पास आया, जो वैसे प्रोफेशनल जो बिना विदाउट रजिस्ट्रेशन के काम करते हैं या प्रॉपर क्वालिफिकेशन के काम करते हैं डिसेबिलिटी के फील्ड में, इस तरह की इंसिडेंट्स, इस तरह के कंप्लेंट हमारे पास आते हैं, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा है और जानकारी हमें भी है. और इसके लिए हम जो प्रिवेंटिव मेजर्स यूज करते हैं मैम, जैसा कि आपने देखा, समय समय पर हम स्ट्रिक्टिव वार्निंग, एक संवैधानिक चेतावनी यूज को पब्लिक पेपर में देते हैं, न्यूज पेपर में ऐड जाती है. जो वैसे प्रोफेशनल, वैसे व्यक्ति जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, इनके पास अगर क्वालिफिकेशन नहीं है तो वो कृपया इस कोर्स को अटेंड करें, और क्वालिफिकेशन है तो रजिस्ट्रेशन ले, अदरवाइज विदाउट क्वालिफिकेशन काम नहीं करें, क्योंकि ये ऑफेंस है और अंडर इलाहाबाद से क्वेश्चन. तो हम इस प्रकार के स्ट्रिक्टिव वार्निंग हम देते रहते हैं. और इन केस अगर इस प्रकार के किसी खास व्यक्ति के बारे में भी इस प्रकार जानकारी मिलती है, तो हम जरूर उस पर कोई कानूनी प्रक्रिया के तहत उनसे सूचना, उनको हम चिट्ठी भेजते हैं, और लीगल एक्शन लेने का भी ऐसा प्रावधान है अंडर आरसीआई एक्ट. हेलो इलाहाबाद. हेलो इलाहाबाद. हाँ मैम इलाहाबाद से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. हाँ बताइए. जो आरटीआई रजिस्ट्रेशन कोर्स चला रही DSCGP और DCBR हाँ DCBR और DSCGP जो कोर्स चला रही है, DCBR और DSCGP हाँ DSCCP और DCBR. लाइन कट हो गया. तो हमारे ख्याल से क्वैक्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड किया, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है आप हमें जरूर लिखिए. जो आरसीआई एक्ट के अंतर्गत जो भी प्रोविजंस होंगे, हम कोशिश करेंगे उस प्रोविजन के अंतर्गत एक्शन लेने की, और हम ये सुनिश्चित करते हैं जो इस प्रकार के लोग हमारे फील्ड में काम नहीं करें, काम करना चाहते हैं. आपका स्वागत है, प्रोवाइडेड यू शुड हैव ए प्रॉपर क्वालिफिकेशन विद रजिस्ट्रेशन नंबर. दूसरा सवाल डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में मैं डॉक्टर एस.के. मिश्रा से बताऊंगा, जो खासकर एमएड के बारे में आप कुछ जानकारी दें हमारे व्यूअर्स को. जी. एमएड स्पेशल एजुकेशन का जो प्रोग्राम रेगुलर है वो तो चल ही रहा है, और उसमें जो स्पेशलाइजेशन जो एरियाज जो हैं वह है मेंटल रिटार्डेशन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर इम्पेयरमेंट, और इसके अलावा लर्निंग डिसेबिलिटी है. और अभी प्रयास पिछले 2 साल से आरसीआई ने किए हैं कि चूंकि एमएड की बहुत मांग है. हाँ जी बताएं. 1 मिनट बताइए, इलाहाबाद से बोलिए, आपका लाइन कट गया था. हेलो. DSCHI? Yes. हेलो. हाँ आवाज मुझे आ रही है, आप बताओ. हाँ तो मेरा एक क्वेश्चन है कि आप दिखा रहे थे रनिंग सेंटर और डिसेबल्ड पर्सन के बारे में, जो कि मेरा काफ़ी मेरी स्ट्रेंथ है मतलब पर्सन डिसेबल्ड का, बट यहाँ पे कोर्सेज फीस है 56. अब आप शायद लाने के लिए हमारे ख्याल से चर्चा हम जारी रखें. नहीं, I can't hear. Sorry, a little louder please, जोर से बताइए. ये क्वेश्चन है
है DAC-HI के बारे में? अब मैं मेरा ये क्वेश्चन है जो कि जहाँ पे काफी डिसवाइज पर्सन है, मतलब यहाँ रनिंग सेंटर है रनिंग सेंटर से 56, तो आप क्या सोचते हैं फ्यूचर में और कुछ सेंटर तो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे आपसे प्रोवाइड होने के लिए, अगर है तो फिर कब तक? DAC-HI का? मैं मिर्जापुर में रहा हूँ, वहाँ पे एक दिन है, वहाँ पे काफी पर्सन है जो डिसेबल्ड है, तो अगर मैं चाहूँ कि वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन खोला जाए तो आप कुछ टॉपिक बताएंगे क्या? DAC-HI पास किए हैं ये इलाहाबाद में, ये जानना चाहते हैं कि कुछ संस्था हम वहाँ पे चला सकते हैं क्या, संस्था NGO, सो दैट नौकरी की सुविधा हो। मीन्स ये DAC-HI कोर्स उन्होंने किया है, अब ये चाहते हैं कोई संस्था चलाने के लिए, बिल्कुल चला सकते हैं आप। RCI तो क्या मदद कर सकती है? RCI को मदद की बात है, जो इसमें तो RCI का कोई डायरेक्टली मदद करने का तो है नहीं, लेकिन कुछ गाइडलाइंस वगैरह भेज सकती है। अगर आप एक खुद, चूंकि आप खुद एक ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं, तो आप जो काम करेंगे बेहतर से अन्य से बेहतर करेंगे, और खासकर कोई एक छोटा सा NGO खोल सकते हैं, एक बायलॉज रजिस्ट्रेशन, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप डिजेबिलिटी के फील्ड में काम कर सकते हैं। स्कूल खोल सकते हैं विशेष बच्चों, खासकर मूकबधिर बच्चों के लिए छोटा सा स्कूल खोलकर उनके साथ आप अपना उन्हें टीचिंग ट्रेनिंग दे सकते हैं, और फर्दर ग्रेजुअली आप अपने को ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो कर सकते हैं। इसमें सुबोध जी मैं कुछ जोड़ना चाहूँगा जी प्लीज। कि RCI ने रिसेंटली एक गाइडलाइंस हमने डेवलप की है with the help of Ali Awarjung National Institute for the Hearing Handicapped for setting up a special school for the hearing handicapped. So they can request RCI for a copy which can be sent on complimentary basis, which is not a prized edition, to such people who are interested in setting up a special school. और इस तरह की गाइडलाइंस हमारे पास हियरिंग इम्पेयरमेंट के क्षेत्र में है, और विजुअल इम्पेयरमेंट के क्षेत्र में बहुत जल्दी वो करीब 2-4 महीने में प्रिंट होने की संभावना है। और हम मेंटल रिटार्डेशन के क्षेत्र में भी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड के साथ संपर्क में है, और हमारी कोशिश है कि इस तरह की किताब RCI पब्लिश करे, जिससे कि जो इस तरह के क्षेत्र में अपना सेटअप बनाना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं और समाज की सेवा करना चाहते हैं स्पेशल स्कूल खोल के, तो उन लोगों को क्लियर कट गाइडलाइंस रहे कि कितने स्पेस की जरूरत है, क्या क्या टेस्ट की जरूरत है, टूल्स की जरूरत है, इक्विपमेंट्स की जरूरत है, किस तरह के स्टाफ की जरूरत है, ये सारी जानकारी उसके अंदर दी गई है। यानी आपका कहना है जो इस प्रकार के अगर कोई ट्रेनिंग को स्पेशल स्कूल खोलना चाहे तो उसके लिए प्रोफेशनल होने की आवश्यकता है, कोई व्यक्ति खोल सकता है जिनके पास काम करने की इच्छा हो डिसेबिलिटी के फील्ड में, और हमारे गाइडलाइन को अगर फॉलो करते हैं तो आप भी एक अच्छा सा स्कूल खोल सकते हैं, और अगर वो ट्रेंड है तो और अच्छी बात है जी। Okay, I come back to the question that you were finishing on EMED, Dr. Mishra. Yes, ma'am. This EMED special education through distance education, through distance mode, there was a lot of demand. So the council about 2 years back initiated the process for transferring the regular face-to-face mode curriculum into distance mode. But one basic prerequisite. हेलो हेलो हाँ जी बताइए। हेलो नमस्ते मैडम। नमस्ते। हम इलाहाबाद से विकलांग केंद्र से बोल रहे हैं, DSC-CP के छात्र हैं। मैडम ये हम जानना चाहते हैं कि जो हम लोग ये कोर्स कर रहे हैं, हमारे साथ में DSC-CP और DSC-CVR के भी बच्चे हैं। हाँ। जो कोर्स हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों का क्लास प्लेसमेंट कहाँ पे होगा, किस तरह से जॉब मिलेगा, इसकी क्या आगे हम लोगों का फ्यूचर है, किस तरह से हम लोगों का इस कोर्स का क्या बेनिफिट है। इलाहाबाद विकलांग केंद्र, हाँ जी, इलाहाबाद विकलांग केंद्र से प्रश्न 2 है कि ये DSC-CP एंड DCBR के जो स्टूडेंट्स हैं उनका फ्यूचर क्या है और वो आगे जाके क्या करेंगे। डॉक्टर मिश्रा आप बताइए फ्यूचर के बारे में। जी मैं कोशिश करता क्या हूँ। हो सकता है? जी मैं कोशिश करता हूँ। मेरे देखने से मैडम आलोका गुहा हमारे साथ हैं और उनको इतना अनुभव है और
इन्होंने पूरी जिंदगी इसी क्षेत्र में काम किया, इसी क्षेत्र को समर्पित कर दी है। तो मेरे देखने से इनसे अच्छा कोई नहीं बता पाएगा। और जहाँ तक कि DCBR का प्रश्न है, मेरी समझ से ये लोग ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं और इनका जो कार्य है वह आइडेंटिफिकेशन, प्रिवेंशन और रिहेबिलिटेशन मेजर्स, रेफरल सर्विसेज, इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करना है, सर्वेस कंडक्ट करना है, अवेयरनेस क्रिएशन, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं ग्रास रूट लेवल पर करते हैं। इस तरह CBR वर्कर्स ये मोटिवेटेड लोग होते हैं इस फील्ड में काम करने वाले। CBR का अर्थ जो मैं समझता हूँ वो ये है कि या तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज देमसेल्व्स और देयर फैमिली मेंबर्स और मोटिवेटेड वॉलंटियर्स, they make actually the best CBR workers, और यही इनके कार्य है और वहाँ जाकर के ये काम करते हैं। इनका कोई बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में इनके लिए प्लेसमेंट एवेन्यूज अभी तक सरकार ने बहुत कोई क्रिएट नहीं किए हैं, लेकिन DDRCs में इस तरह के लोगों की आवश्यकता है और काम हो रहा है और आने वाले समय में इनकी और आवश्यकता बढ़ेगी। DSC CP जो कि पूरा इसका नाम अगर हम बोले तो डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन सेरिब्रल पॉलिसी है, ये ऐसे विशेष शिक्षकों के लिए है जो सेरिब्रल पॉलिसीड जो बच्चे हैं उन लोगों के शिक्षण का कार्य करते हैं। बाकी मैं थोड़ा विस्तार के लिए मैडम अलोका गुहा, हालांकि वो एंकरिंग कर रही है इस प्रोग्राम का, लेकिन मैं कहूंगा कि इनसे बेहतर कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता। मैम आप बताइए और भी क्या हो सकता है? अच्छा, जब पहले तो जब हम लोग ट्रेनिंग करते थे उस वक्त सिर्फ एक की एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी था, वो था NGOs में, मगर आजकल द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इज़ द सर्व शिक्षा अभियान। और कुछ स्टेट्स में सर्व शिक्षा अभियान के लोग सिर्फ विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट और मेंटल रिटार्डेशन में स्पेशल एजुकेटर्स लेते हैं, मगर जो सर्व शिक्षा अभियान यहाँ के जो सर्कुलर किया है स्टेट्स को, वहाँ पे CP का भी नाम है। तो ये अगर आपको इसकी एक कॉपी चाहिए हम भेज देंगे कि आपको सर्व शिक्षा अभियान में भी नौकरी मिल सकती है अगर आप DSC CP किया है। तो मगर ये भी जानना ज़रूरी है कि सेरेब्रल पॉल्सी इतनी कॉम्प्लिकेटेड एक डिसेबिलिटी है। If you have done your training in cerebral palsy, then you will be able to work in one or two other fields also. But ज़्यादातर cerebral palsy के लोग spastic societies में काम करते हैं, या आजकल तो mental retardation centers में काफ़ी CP बच्चे आते हैं और बहुत सारी जगह में, सारे देश में पहले जब हम लोग नौकरी करने लगे तो सिर्फ HI कि बच्चे आते थे हियरिंग इम्पेयर्ड सेंटर में, मगर आजकल वहाँ HI भी आते हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ भी आते हैं। सेरेब्रल पॉल्सी के हर सेंटर में कुछ MR बच्चे भी हैं, ऑटिज्म बच्चे भी हैं। तो सारे NGOs आजकल ब्रॉड बेस्ड हो गए हैं, कोई सिंगल डिसेबिलिटी में आजकल काम नहीं करते, सब क्रॉस डिसेबिलिटी में काम करने लगे हैं और करना भी चाहिए। कि हमारी सोच ऐसा होने चाहिए कि 1, 1.5, 2, 3 किलोमीटर के अंदर बच्चे जो डिसेबल्ड है वो नज़दीकी सबसे नज़दीक के स्कूल में जाएं। As long as there should be people trained in various disabilities in every center, so that it is convenient for the child rather than to travel long distances। एक माँ के लिए एक CP बच्चे को गोद में लेके लंबे डिस्टेंसेस बस में जाना, ट्रैवल करना आसान नहीं है। तो जितना हम हो सके इनकरेज करेंगे कि बाकी सारे सेंटर्स को भी कि एक CP यूनिट हो, यहाँ पे वहाँ हियरिंग इम्पेयरमेंट यूनिट हो, विजुअल इम्पेयरमेंट हो, मल्टीपल डिसेबिलिटी यूनिट हो। तो मगर आपके प्रश्न के सबसे बड़ा जवाब ये है कि आप सर्व शिक्षा अभियान में भी कोशिश करें नौकरी के लिए कि वो दे टेक स्पेशल एजुकेटर्स, और दे शुड बी टेकिंग स्पेशल एजुकेटर्स फॉर ट्रेन्ड इन सेरेब्रल पॉल्सी। CBR के तो आपने जवाब दे ही दिया जी है। मैं एक और जानकारी अगर आप इजाज़त दे तो देना चाहूँगा कि बहुत सी डिमांड इस तरह की हमारे पास आई अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से और जो ट्रेंड CBR वर्कर्स हैं उनसे, कि चूंकि जैसे मैडम ने अभी बताया कि सर्व शिक्षा अभियान जो है, सर्व शिक्षा अभियान इज एमर्जिंग एज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ सच पीपल। तो इन लोगों ने कहा कि हमें सर्व शिक्षा अभियान में विशेष शिक्षक की हैसियत से हमें अवसर मिलना चाहिए।
तो हमारे यहाँ कई समितियां हैं जो कि करिकुलम डेवलपमेंट का काम करती हैं। तो उन समितियों, विशेषज्ञों की समिति में यह प्रस्ताव रखा गया कि इस तरह की डिमांड आ रही है, क्या हम लोग इसके लिए कुछ कर सकते हैं। तो हमारे विशेषज्ञों की समिति ने इस बात को सुना और समझा और उन्होंने बहुत ही इस चीज को सिंपैथेटिकली विचार करते हुए कहा कि चूंकि इस फील्ड में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बहुत जरूरत है, तो जो सीबीआर वर्कर्स हैं या जिन लोगों ने एमआरडब्ल्यू का कोर्स किया हुआ है, उन लोगों के लिए एक स्पेशल एजुकेशन में इस तरह का कोर्स डिजाइन किया जाए जिसको करने के पश्चात ये लोग सर्व शिक्षा अभियान में जा सके। लेकिन उसमें ये कंडीशन उन्होंने ये सजेस्ट किया कि इसका जो एंट्री क्वालिफिकेशन ये होगा कि कम से कम उनको 1 या 2 वर्ष का कार्य का अनुभव जो है होना चाहिए। ये नहीं कि आपने सीबीआर का कोर्स किया और फिर उसके बाद ये कैप्सूल कोर्स 6 महीने का कर लिया और फिर आप सर्व शिक्षा में चले गए, क्योंकि जो उसकी जो ये है ये फिर उसका पर्पस डिफीट हो जाएगा सीबीआर कोर्स का। सभी लोग जो है सीबीआर से फिर चले जाएंगे स्पेशल एजुकेशन के अंदर। तो इस तरह के लोगों की जो जरूरत है उसको ध्यान में रखते हुए परिषद जो है बहुत इसके ऊपर सक्रिय रूप से कार्य कर रही है और उम्मीद है कि सन 2008 में इस तरह का कोर्स तैयार हो जाएगा और ये लोग इस तरह का कोर्स करने के पश्चात सर्व शिक्षा अभियान में विशेष शिक्षक की हैसियत से कार्य कर सकेंगे। थैंक यू। इसका पहले एक प्रश्न आया था कि ये जो केयर गिवर्स कोर्स चल रहा है और जिसे हम एक फाउंडेशन कोर्स और एक सर्टिफिकेट लेवल कोर्सेज की बात कर रहे हैं। तो इनकी तो एग्जाम्स आ रही है दिसंबर में और कुछ लोग पहले भी इनकी, आपने कहा है नेशनल ट्रस्ट को कि जितने लोग अब तक स्नैक्स एग्जाम्स पास किए उनको आप 3 साल के लिए रिकग्निशन दे देंगे, मगर ये लोग फ़ोन पे पूछ रहे हैं कि दिस particular form for registration under this category, is it available on your website? मैम इस प्रकार के अभी रिसेंटली अभी हमारे पास एक और भी अभी विजिटर थे, उन्होंने भी इस प्रकार की तहकीकात की और खासकर उनकी रिक्वायरमेंट थी जो केयर गिवर के लिए कोई खास फॉर्मेट है, जिन्होंने जो पुराने कोर्स किए हैं जिनका रिकॉग्निशन आरसीए के द्वारा नहीं किया गया था। और जैसा कि आरसीए और नेशनल ट्रस्ट के बीच जो इस प्रकार के कोई समझौता हुआ है जिसमें कि हम उनको रजिस्ट्रेशन देंगे कुछ खास शर्तों के आधार पर, लेकिन जल्द ही हमारे पास अभी उपलब्ध तो नहीं इस प्रकार के फॉर्म, लेकिन जल्द ही हम एक ऐसा फॉर्म उपलब्ध करवाने चाह रहे हैं। लेकिन खासकर जो बाकी जो कोर्सेज हैं जैसे कि रेगुलर कोर्सेज हैं, ब्रिज कोर्स के आधार पे, फाउंडेशन कोर्स के आधार पे, इन सब प्रकार के फॉर्म्स हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। अच्छा, मैं ये भी जानकारी दे दूँगी कि हमारे पास कुछ चिट्ठियाँ आ रही हैं कि caregivers courses, the exams are going to be held in December and RCI is organizing the examinations और examination cell में मैं हूँ, मिश्रा जी भी हैं। तो we have identified some examination centers जो basically national trust की state nodal agency centers या state nodal agency partners हैं। ऐसा नहीं कि हर केयर गिवर्स कोर्स जो चलाते हैं हर सेंटर में एग्जामिनेशन सेंटर होगा, ऐसा नहीं है। कुछ सेंटर्स आइडेंटिफाई किए हैं और वहीं पे जाके बाकी लोगों को एग्जाम्स देना पड़ेगा। तो दैट लिस्ट हैज़ बीन सर्कुलेटेड बाय अस अलोंग विथ द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हु आर रनिंग केयर गिवर्स। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर जगह एग्जामिनेशन सेंटर हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जो नज़दीक में आपकी स्टेट नोडल एजेंसी सेंटर है नेशनल ट्रस्ट की और स्टेट नोडल एजेंसी पार्टनर है, वहीं पे एग्ज़ाम्स होगा। हर जगह होने का पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। ओनली अ फ्यू सेंटर्स विल बी द एग्जामिनेशन सेंटर्स। While we are waiting for other questions to come in, सुबोध जी एक इंटरेस्टिंग बात आप बताएं कि आपकी जो ये कंटिन्यूइंग रिहेबिलिटेशन एजुकेशन प्रोग्राम्स है वो व्हाट आर द सब्जेक्ट्स, ऑन व्हाट बेसिस डू यू गिव ग्रांट्स, हु कैन डू इट, हाउ ऑफन इज इट रन, एटसेट्रा। मैम इस विषय पर चर्चा करने के पहले हम आपसे याद लेना चाहेंगे खासकर जो
ये हम चर्चा कर रहे थे मॉनिटरिंग के बारे पे, वो इनकम्प्लीट रह गई है। प्लीज जैसे कि आपने कहा था मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, रिकॉग्निशन देने के पहले एक प्री इंस्पेक्शन होता है जो उसके आधार पर हम रिकॉग्निशन देते हैं, लेकिन उसके बाद जब कोर्स को रिकॉग्निशन दे दी जाती है, ट्रेनिंग कॉलेज कोर्स चलाते हैं, तो क्या परमिशन ग्रांट करने के बाद कोर्स चलाते वक्त में वेदर हाउ इट इज इंश्योर्ड वेदर द कोर्स इज ऑपरेशनल और इज स्टार्टेड और इज बीइंग कंडक्टेड एज पर द आरसीआई प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स, ये जानना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए हमारे पास, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरसीआई के एक छोटा सा ये ऑफिस है और पूरे देश में हमें जैसे जैसे हमारे आप लोग के चलते हमारे स्ट्रेंथ बढ़ रहे हैं, कोशिश हमारी रहती है जो हम प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सकें, और इसके लिए जो खासकर एक जो मैकेनिज्म है उसका एक जो सिस्टम है, हम कोर्स शुरू करने के बाद हर एक ऑर्गेनाइजेशन से जिनको परमिशन देते हैं हम रिक्वेस्ट करते हैं जो आप अपना मिड टर्म रिपोर्ट जरूर भेजें। मिड टर्म रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन रहती है, एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है जिसमें कि इंफॉर्मेशन रहती है अबाउट द ट्रेनिंग कोर्सेज, फैकल्टी अपॉइंटेड विथ क्वालिफिकेशन एज वेल एज the list of the candidates admitted during the academic session of a respective course। और मिड टर्म रिपोर्ट को हम certainly of course उसको एनालाइज करते हैं, in case there is some disparity हम कम्युनिकेट करते हैं। ये मॉनिटरिंग का एक जो मैकेनिज्म है इसको हम लेते हैं। भोपाल से एक फोन है, बताइए। हेलो, यस डॉक्टर रॉय। मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि यूजुअली जो रजिस्ट्रेशन होता है आरसीआई में प्रोफेशनल्स का, पर्सनल का, उसमें काफी समय लगता है। तो पिछले बार एक मीटिंग में मुझे याद है कि ऐसा कुछ निष्कर्ष हुआ था, ऐसा कुछ निर्णय हुआ था कि जैसे कोई एग्जाम देता है, एग्जाम के साथ उसका जब मार्कशीट आता है उसको उसी समय एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट इश्यू करने की बात की गई थी, और उस प्रोविजनल सर्टिफिकेट के आधार पे व्यक्ति डायरेक्टली अप्लाई कर दे सर्टिफिकेशन के लिए, ताकि ये प्रोसेस जल्दी हो सकता है। नहीं तो दिक्कत ये होती है कि कई लोगों को नौकरी नहीं, आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम, उनको सर्टिफिकेट मिला है उसको कोर्स का जो फाइनल जो सर्टिफिकेट मिलता है डिग्री या डिप्लोमा का, वो नहीं मिलने पे वो लोग अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं। Okay. थोड़ा सा इसके बारे में। Dr. Roy from Bhopal asks this question that in the last recent meeting held in the RCI office, he was under the impression कि जो लोग जैसे जैसे कोई स्टूडेंट का एग्जाम्स ख़त्म हो जाते हैं, उनकी मार्क्स लिस्ट निकल जाते हैं, तो आप उनको एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे देंगे ताकि वो नौकरी के लिए अप्लाई कर सके, एंड देन फाइनली यू गिव हिम द is that procedure operational or is that still under discussion? क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा है। नहीं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो पहले जो रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने में हम 3 महीने का वक्त लेते थे, लेकिन आजकल जैसा कि हमने इस वक्त को मिनिमाइज करने की कोशिश की है, और कोशिश करते हैं ये कम से कम जो 2 या 3 महीने के 3 महीने से थोड़ा सा कम समय में लगे। और जितने भी, चूंकि ये प्रेशर ड्यू टू सर्व शिक्षा अभियान हमारे पास आ रहे हैं, और ये होता कैसे है, ये अचानक प्रेशर इसलिए आ गया, जो लोग क्या करते हैं, जैसा कि मैं ये बताना चाहूँगा, हमारे पास विजिटर्स आते हैं, कैंडिडेट्स आते हैं और रजिस्ट्रेशन के बारे में कहते हैं हमें आज ही दें या 1 हफ्ते के अंदर दे दें। लेकिन जब उनसे हम ये पूछते हैं इतनी आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि आपने तो 10 साल पहले कोर्स किया, 5 साल पहले कोर्स किया, आपने अभी तक क्यों नहीं करवाया, इसके बारे में बोलते हैं मुझे इसके बारे में पता नहीं था या तो इसकी आवश्यकता नहीं समझी। लेकिन चूंकि सर्व शिक्षा अभियान के चलते या जो गवर्नमेंट अभी एजेंसीज काफी प्रेशर डाल रही है, जो आप आरसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर को आप जरूर ऑब्टेन करें, इसलिए इस प्रकार के आ रहे हैं। रहा रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने की बात है, मैं आपको मैडम इसे इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा, आई थिंक मिस्टर सुमित रॉय से। जो पहले हम कुछ फॉर्मेलिटी जो हमारी थी, हम रजिस्ट्रेशन तो ग्रांट करते थे, एक्नॉलेजमेंट भी करते थे, और हम उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर इश्यू करते थे। प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू करने का जो सिस्टम हमारा बहुत पुराना था, उसको हमने मॉडिफाई कर दिया। अब हमने सबको परमानेंट देना ही शुरू किया। एज सुन एज वी रिसीव द proposal application format, we issue them
इंस्टेंटली द फाइनल वन दैट इज द परमानेंट वन, उसमें प्रोविजनल्स का वर्ड नहीं है और हम देते भी नहीं है, क्योंकि बार बार फिर हम नहीं चाहते हैं 7 सालों तक वो कम से कम फिर से वो हमारे पास में आए। लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं जो प्रीरिक्विजिट्स कंडीशन है, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये कंडीशन बेसिकली हमें जो इंस्टेंसेस मिले, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हमारे साथ में जो कुछ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया और पता चला जो उनकी मार्कशीट जो खासकर और सर्टिफिकेट्स या मार्कशीट वो फेक पाई गई, और वैसे मार्कशीट जो कि प्रोफेशनल इवन की एपेक्स लेवल इंस्टीट्यूशन के द्वारा जारी किए गए मार्कशीट फेक पाई गई। Okay. नॉट ए स्मॉल एनजीओ और नॉट ए स्मॉल ट्रेनिंग सेंटर, जो एपेक्स लेवल इंस्टीट्यूशंस हैं, नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, उनके नाम की भी हमारे Copies. पास जो मार्कशीट आई हैं और बल्क में आती हैं वो फेक पाई गई। जब उनसे फर्दर उनके रजिस्ट्रार से या उनके रेस्पेक्टिव डायरेक्टर से हमने उसको क्रॉस वेरीफाई किया तो पता चला वो सब के सब फेक Fake थे। है. Okay, I'm going नतीजा to interrupt you. Yes, now. ma'am, please. Have you finished? Yes, please. Okay, very good. So now I'm sorry we have to wind up. So this is today a milestone, a huge milestone in the history of disability in India, where we're actually launching a syllabus linked teleconferencing for students, for parents, for disabled people themselves. So tomorrow, please remember, Chief Commissioner for Disabilities, Dr. Manoj Kumar ji खुद आएंगे यहाँ पे आपके साथ. He will share the act with you and he will answer your questions, and he will also tell you what are the types of lawsuits that they are facing largely in their grievance redressal cell. Please write and tell us how you have enjoyed this program, what more we can do to help you. You've got the whole sheet with you. We'll be operational till April. And my final word is, please remember, RCI जो है ये एक कानून है, ये एक law है, ये एक statute है, legislations है, इनके जो rules है इसको follow करना ही पड़ेगा. We have to follow the rules. Before we finish, I'm not going to say thank you to Dr. Subodh Kumar and Dr. Mishra because they are part of RCI. They're the hosts actually, so they should be thanking me rather than thanking them. But my production team, thank you very much. This has been a very good program, the first of its kind. We'll see you again tomorrow, same time, 2 o'clock in the afternoon. Thank you very much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.